हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापति लेके आया हूँ फिर सामान्य ज्ञान के, जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए साथ साथ में उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो हम याद रखना, विश्व जब भी एड्स की बात हो 1 से 4 की याद रखो, 1 से 4, क्योंकि एक के साथ दो क्वेश्चन हमको याद करना है। 1 से 4 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। 1 से 4 देखने से हम 4 को बाद में देखेंगे। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा विश्व एड्स दिवस। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिवस को मनाया जाता है कैंसर डे। कैंसर डे मतलब कि कैंसर दिवस। तो दो क्वेश्चन होगा इसके साथ में कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है कैंसर डे, कैंसर दिवस। संयुक्त अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं, कितने देश शामिल है? इसमें 193 193 देश शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और इसमें कितने देश शामिल है? टोटल 193 देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। और इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है दोस्तों, इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इसका अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1965 में भारत पाक युद्ध के भारतीय सेना के जनरल कौन थे? 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय हमारे भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो भारतीय सेना के जनरल हमारे चौधरी साहब थे भैया, चौधरी साहब, है ना। तो हम याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक की उस तरीके से याद करो कि आपको याद रह जाए बस माइंड में। हमें ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो तुरंत हमें एट अ टाइम याद होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में से देखते से हम उसे टिक कर दें। ठीक है, तो 1965 भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? भारतीय सेना के जनरल थे हमारे जे एन चौधरी। कौन थे? जे.एन. चौधरी। ठीक है, तो 1965 में भारत युद्ध के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? हमारे जे.एन. चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए कि उसको नाम हिंदी में भी याद होना चाहिए, इंग्लिश में भी, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, पिछली बार आपका जो पूछा था उसमें इंग्लिश पूछ लिया था, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके 2 साल पहले जब पूछा था उसमें ये पूछ लिया था सीबीआई का पूरा नाम, और ऑप्शन दे देते हिंदी में। तो हिंदी में भी याद होना चाहिए, क्या होगा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी होगा इसका, और इंग्लिश होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। 1941 में। आपको याद कैसे रहेगा? देखो, सीबीआई, आई जो है वो कैसा एक जैसा बना हुआ है, तो इस एक को रिलेट कर लेना इस एक से, और आप याद कर लेना कि 1941 में सीबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर समझते हो? हेडक्वार्टर क्या बोल रहा हूँ? हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा जाना जाता है, काजीरंगा जाना जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? मतलब इस नेशनल पार्क में किसको संरक्षित किया हुआ है? राइनो। किसके लिए? राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो, अब राइनो एक इंग्लिश वर्ड है, तो ऑप्शन में आपका इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए कि राइनो क्या है। राइनो मतलब कि एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगर एक सींग वाला गेंडा ऑप्शन ना देगा तो राइनो देगा, तो राइनो पे टिक कर देना है, या फिर एक सींग वाले गेंडे पे। और ये भी आ सकता है कि काजीरंगा जाना जाता है एक सींग वाले गेंडे के लिए, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है ये असम में है। कहाँ पर है? और किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ये सब आप लिख लीजिएगा बारी बारी से, है ना। आपको लग रहा है कि ज़रा स्पीड में बता रहे हैं, तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को पीछे करके भी, रोक कर भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज़ मैं अगर इसको 4 4 बार बताऊंगा, धीरे धीरे लिखवाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बहुत बोर लगेगा
देखने में। तो हम आगे वाला देखते हैं। वंदे मातरम यह गीत लिखा है, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि ये तो राष्ट्रीय गीत है हमारा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान हमारा किसने लिखा है? ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और राष्ट्रगान हमारा किसने लिखा है? जन गण मन, वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, हमारा मध्य प्रदेश गान भी आपने सुना होगा, है ना, सुख का दाता सुख का साथी, वो किसने लिखा है? वो लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव ने। और इसको गाया किसने? हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर सिंगर शान ने उसको गाया है, और शान का पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए फैक्ट हमने सब देखे। अब आप देखते हो कि यार वंदे मातरम और राष्ट्रगान, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लिखा किसने है ना। हो सकता है जनगण मन को आप बंकिम चंद्र चटर्जी कर दें, और जनगण मन को आप जनगण मन को आप बंकिम चंद्र चटर्जी कर दें, और वंदे मातरम को आप रविन्द्रनाथ टैगोर कर दे। तो ये कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक देखिएगा कि वंदे मातरम लिखते हैं हम, तो वंदे मातरम में व आता है और बंकिम चंद्र चटर्जी में ब आता है। तो हम देखते हैं भैया, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। देखो व और ब एक जैसा दिख रहा है, तो बस हमें एक चीज याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या कि वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन में आपको इस पे देखो, इस पे फोकस करो, वीरता का। तो वीरता का तो आपके 3 चक्र मिलते हैं वीरता में, लेकिन उसने बोला सर्वोच्च पुरस्कार, तो सर्वोच्च पुरस्कार इसके आगे लग जाएगा परमवीर। ठीक है, तो परमवीर चक्र मिलेगा। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? अब आप जैसे ही देखेंगे कोटा, कोटा जैसे ही ध्यान में आएगा तो आप क्या कर दोगे? राजस्थान। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और पिछली जो एग्जाम पूछा गया था उसमें राजस्थान पहला ऑप्शन था और ज़्यादातर स्टूडेंट ने उसको टिक किया, लेकिन नहीं, हमको याद रखना है श्रीहरिकोटा, तो पहले ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, हरि पे। तो एक बात बताइए, जब व्यक्ति आंखों से देखता है तब वो हरि को याद नहीं करता है, लेकिन जब उसकी आंखें अंधी हो जाती है, जब वो अंधा हो जाता है, तो हरि को ढूंढता फिरता है अंधा होने के बाद। हरि को ढूंढना मतलब अंधा व्यक्ति। तो अंधे से याद आया आंध्र प्रदेश, अंधे से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से हरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके उसको माइंड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा है? मध्य रात्रि के सूर्य का दोस्त है दोस्तों नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे। अब ये नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें नॉर्वे में लगभग जुलाई, अगस्त और सितंबर में उत्तरी गोलार्ध पर, जुलाई, अगस्त और सितंबर में उत्तरी गोलार्ध पर, और दक्षिणी गोलार्ध में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, इन 3 महीनों में रात्रि में भी आपको सूर्य देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स वहाँ पर रात्रि होती ही नहीं है, और रात में भी आपको सूर्य देखने को मिलता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने पूरा दिन ही रहता है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला। सर्वोच्च न्यायालय में, अब सर्वोच्च न्यायालय जैसे आपने देखा होगा बैंकों का बैंक, सबसे बड़ी बैंक SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय जो कि ये बाकी न्यायालय से सबसे ऊंचा होता है, इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी थी? कौन बनी थी? तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो जैसे कि FMBB, इसको कैसे याद करना, थोड़ा सा ट्रिक में लेके याद करना तो आपको याद ही रह जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे उच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला जज कौन बनी थी? FMBB, दैट मीन्स मेरी फालतू बीबी, मेरी फालतू बीबी। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है? एम फातिमा बीबी। फर्स्ट क्या है? फातिमा,
ठीक है। एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला जज थी एम फातिमा बीबी, वो मैंने आपको याद करने के तरीके से बताया है। प्लीज़ दोस्तों इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम सिर्फ याद करने के तरीके से इनको कुछ न कुछ ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे जीके का भंडार तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, लेकिन जिस चीज़ को आप किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सिर्फ यही तरीका है मेरा बताने का, इसलिए आप उसको अन्यथा ना लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल को दो भागों में तोड़ने की बात चल रही थी, तो ये आदेश भी हमारे उन्हीं वायसराय ने दिया था। तो ये वायसराय कौन थे, तो आप थोड़ा सा याद करने की इस प्रकार से कोशिश कीजिएगा कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब क्या हुआ, जो केले थे वो दर्जनों से बढ़ रहे थे, दर्जनों से बांटे जा रहे थे, है ना, उन लोगों के द्वारा जो कि इस फेवर में थे। तो दर्जन, दर्जन से याद रखना, दर्जन से याद हो जाएगा आपको करजन, करजन के आगे लगा देना लॉर्ड करजन, ठीक है। तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड करजन थे, और इन्होंने ही आदेश दिया था, पारित किया था इसका कि भैया बंगाल का विभाजन किया जाए, ठीक है। तो और इसको, इस विभाजन को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। 1905 में हुआ था, तारीख भी याद रख लो, 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। तो सन 1905, 19 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, और इसी को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, इस घटना को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हे राम करो या मरो या भारत छोड़ो। ये एक सेंटेंस नहीं है दोस्तों, ये तीन अलग अलग चीज़ें, हे राम करो या मरो या भारत छोड़ो, लेकिन हम एक साथ बोल लो, एक साथ बोलोगे 2-3 बार तो आपको याद रह जाएगा कि हे राम करो या मरो वरना भारत छोड़ो, हे राम करो या मरो वरना भारत छोड़ो। तो ये जो चीज़ तीनों अलग अलग है, हे राम करो या मरो या नहीं है उसमें, भारत छोड़ो, ये तीनों किसने कहा था, ये तीनों नारे किसने दिए थे, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे, महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो हमें 3 याद रख लेना, हे राम करो या मरो भारत छोड़ो, ये तीनों नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चंस डिस्कस करके आपको लगता है कि यार ये फ़ायदेमंद है, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो आर्मी की कंटिन्यू तैयारी में लगे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिर्फ मेरा वीडियो आप देख लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम ज़रूर निकाल देंगे, ठीक है। तो एक बात कहूँगा दोस्तों कि जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। सो बने रहिए दोस्तों। जय श्री महाकाल।